अब लेंस में आपने जो पढ़ लिया है उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि फ्रॉम लेंस वी हैव, और ये फिल इन द ब्लैंक्स, और यहाँ रिफ्रैक्शन। तो इस खाली जगह पर क्या भरा जाएगा? लेंसेज में रिफ्रैक्शन, फ्रॉम लेंस वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स रिफ्रैक्शन, क्या फिल करोगे? टू, एक रिफ्रैक्शन था फ्रॉम द सरफेस नंबर 1 और एक क्या था? फ्रॉम द सरफेस नंबर 2। लेकिन कहीं तुम इसको डबल रिफ्रैक्शन मत कह देना, उसका मतलब अलग होता है यार। टू रिफ्रैक्शन और डबल रिफ्रैक्शन ये दो अलग अलग बातें हैं, ये दोनों लोग अलग अलग हैं, डिफरेंट है। तो लेंस में अगर तुमने ये बोल दिया डबल रिफ्रैक्शन तो फंस जाओगे। अब डबल रिफ्रैक्शन क्या होता है, लेकिन अब तो नहीं पढ़ना आपको, पोलराइजेशन में हुआ करता था, डिलीटेड सिलेबस में चला गया। डबल रिफ्रैक्शन अलग चीज़ थी, तो आप इस टू रिफ्रैक्शन को डबल रिफ्रैक्शन मत कह देना, इसलिए ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया। ये आपने देखा कि 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो अब आप उसको डबल रिफ्रैक्शन कहने लगो, टू रिफ्रैक्शन, क्योंकि डबल रिफ्रैक्शन एक अलग चीज़ होती है। और पोलराइजेशन में ये हम लोग पढ़ते हैं, अब तो नहीं पढ़ना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो हम आपको रिलेटेड सिलेबस का भी आइडिया देते हुए चल रहे हैं। तो पहली प्रॉब्लम तो आपकी ये थी कि लेंस में हमेशा जब रिफ्रैक्शन होंगे तो कितने होंगे? 2 रिफ्रैक्शन होंगे। μ3/v माइनस का μ1/u, μ2 माइनस μ1/r1 प्लस μ3 माइनस μ2/r2। This result valid for, और यहां पर लेंसेज। अगर आप चॉइस की बात करते हो तो चॉइस में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो जो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस हैं हम उनको फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आपको यहाँ पे करा रहे हैं। जैसे सपोज कर लो कि इस क्वेश्चन के में पहली चॉइस आती कि फॉर द कन्वर्जिंग नेचर लेंसेज, और दूसरा चॉइस होता है इस क्वेश्चन में फॉर द डाइवर्जिंग नेचर लेंसेज, और तीसरी चॉइस होती फॉर द कॉन्वेक्स लेंसेज, और लास्ट वाली चॉइस होती फॉर एनी टाइप ऑफ लेंसेज। तो किस पे टिक लगेगा? तो याद रखना कि कोई भी लेंस हो, सारे लेंसेज के लिए ये फार्मूला जो है आपका वैलिड है, μ3/v माइनस का μ1/u, और जो अभी आप देख रहे हो। रिलेशन बिटवीन फर्स्ट फोकल लेंथ एंड सेकेंड फोकल लेंथ। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, बताओ इसका आंसर क्या दो, क्या होगा? एक आंसर आ रहा है F2/F1 इज इक्वल टू μ1/μ2। क्यों भाई, ये आंसर क्यों दे रहे हो? किस लिए ये आंसर है? एक आंसर आ रहा है कि F2/F1 इज इक्वल टू माइनस का μ3/μ1। कौन सा सही है? ये वाला पक्का? अरे यार ये तो देखो ना, मैंने कहाँ कुछ बोला है। अगर मैं ये कहता कि फॉर द
लेंस तो तुम ये सोचोगे, अगर मैं बोलता फॉर द SCS तो ये सोचोगे। मैंने तो कुछ नहीं बोला ना। अच्छा, SCS के लिए क्या आया था देख लो, चेक कर लो, ये आया था कि नहीं आया था? F2/F1 बराबर माइनस का μ1/μ2 आया था नहीं आया था? देखो F1 की वैल्यू आई थी माइनस का μ1 R/μ2 माइनस μ1 SCS के लिए, और F2 की वैल्यू आई थी μ2 R अपॉन, देखो चेक करो दोनों का रेशियो क्या निकला था, F1/F2 F2/F1। SCS में दोनों फोकल लेंथ का रेशियो क्या निकला था? ये सही है? नहीं बताओगे? ये सही है? तो अब इस क्वेश्चन में कहां लिखा है कि फॉर द लेंसेज हमें ये चाहिए, ना ही इन्होंने कहा कि फॉर द SCS चाहिए। अब यहां पे गड़बड़ी हो जाएगी। अगर आप अकेले इसको रिजल्ट को लिख करके आते हो और कोई इसको लिख करके आता है, कोई दोनों लिख करके आता है, तो जो दोनों लिख करके आता है उसका आंसर पूरा है। भाई ये वाली जो बात है वो किसके लिए है? फॉर द लेंस। और जो ये वाली बात है वो फॉर द SCS। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नहीं आंसर ये होगा। आपको देखना पड़ेगा, फर्स्ट फोकल लेंथ, सेकेंड फोकल लेंथ एक जनरल टर्म है। हम इसका इस्तेमाल SCS के लिए भी कर सकते हैं और हम इसका इस्तेमाल लेंसेज के लिए भी कर सकते हैं। अगर हम इसका इस्तेमाल मिरर के लिए करें तो मिरर के लिए फर्स्ट फोकल लेंथ और सेकेंड फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी आएगी मिरर के लिए? भाई आप लोगों ने मिरर के लिए ये बात पढ़ी है, फॉर कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर, फॉर कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव मिरर, फॉर कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर। क्लास में कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसने ये ना पढ़ा हो। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और अगर आप दिमाग लगाओ तो जितने भी लोगों को तुमने पढ़ा हुआ है अपनी पुरानी क्लासेस में और इस क्लास में, जैसे आपने मिरर के बारे में पढ़ा तो यही जब इमेज बनाता था तो एक फार्मूला पैदा करता था। मतलब मिरर की सरफेस के लिए एक फार्मूला होता है, वो ये रहा। और ये फार्मूला सबके लिए वैलिड है। प्लेन मिरर के लिए वैलिड है? हाँ वैलिड है। प्लेन मिरर के लिए भी ये फार्मूला वैलिड है। क्यों? प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी? इनफाइनाइट। तो जैसे रखोगे 1/इनफाइनाइट तो 0 हो जाएगा। तो मिरर प्लेन के लिए v और u आपस में क्या आएंगे? बराबर आएंगे। और बाकी कॉन्वेक्स और कॉनकेव के लिए तो वैलिड ही है। उसके बाद में तुमने फिर जो है ग्लास के स्लैब के लिए पढ़ा, उसने इमेज बनाई, उसके लिए फार्मूला था। उसके बाद तुमने प्रिज्म की बात करी, लेकिन तुमने प्रिज्म से इमेज नहीं बनाई थी। लेकिन अगर तुम प्रिज्म से इमेज बनाते तो फार्मूला कौन सा था? वही प्लेन सरफेस वाला, क्योंकि प्रिज्म की सरफेसेस भी कैसी थी? प्लेन। फिर तुमने लेंस में आए तो लेंस के लिए भी देखो फार्मूला है। जितने भी ऑप्टिकल सरफेसेस तुमने पढ़ ली हैं पहले और जो अब पढ़ ली हैं, सबके लिए अलग अलग फार्मूला है। और दिस वन इज फार्मूला फॉर द मिरर। मेरा सवाल ये है, मिरर की फर्स्ट फोकल लेंथ और सेकेंड फोकल लेंथ का रिलेशन क्या होगा? ये आपको जो है करके दिखा। फोकल लेंथ, मिरर के लिए फर्स्ट फोकल लेंथ और सेकेंड फोकल लेंथ। जब भी हम बात करें फर्स्ट फोकल लेंथ, आप उसका ABCD बताओ मुझे। जैसे ही आपने सुना फर्स्ट फोकल लेंथ, फर्स्ट फोकल लेंथ, तो फर्स्ट फोकल लेंथ एक्चुअली होता क्या है? डेफिनेशन नहीं है मुझे अब चाहिए, आप केवल मैथमेटिकल वे में बात करिए। जब हम फर्स्ट फोकल लेंथ की बात करते हैं तो u की वैल्यू क्या होती है? f1, और v की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी। तो यही वाला फंडा यहां लगा दूं तो देखो 1/f और v की वैल्यू इन्फिनिटी और u की वैल्यू f1, यहां से f1 बराबर f आ गया। अब चलते हैं सेकेंड फोकल लेंथ पर। मैं इसलिए इसको कर रहा हूं कि तुम ये मत सोचना कि फर्स्ट फोकल लेंथ केवल लेंस की प्रॉपर्टी है, सेकेंड फोकल लेंथ केवल लेंसेज में ही होते हैं।
फर्स्ट फोकल लेंथ सेकेंड फोकल लेंथ हर किसी के लिए वैलिड है, क्योंकि उसकी जो डेफिनेशन है उस पर ध्यान दो। और अगर हम बात करें सेकेंड फोकल लेंथ, तो सेकेंड फोकल लेंथ के मायने क्या थे? तो जब आप इसकी डेफिनेशन दे रहे थे, सेकेंड फोकल लेंथ का मतलब था v बराबर f2 और u बराबर इन्फिनिटी। रखोगे यहां पर u बराबर इन्फिनिटी तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? 0। तो ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन, तो f2 बराबर क्या आ गया? f। अब देखो, इसको देखो और इसको देखो, दोनों बराबर हैं कि नहीं? तो मिरर के लिए फर्स्ट फोकल लेंथ और सेकेंड फोकल लेंथ हमेशा क्या रहते हैं? बराबर। और उससे भी मजेदार बात यह कि साइन भी एक जैसे आए हैं। भाई देखिए, SCS का फर्स्ट फोकल लेंथ माइनस में आएगा तो सेकेंड फोकल लेंथ किस में आएगा? प्लस में। और अगर सेकेंड वाला माइनस में आएगा तो फर्स्ट वाला किस में आएगा? प्लस में। सिमिलरली लेंसेज के लिए भी यही है, एक अगर प्लस आएगा तो दूसरा क्या आएगा? माइनस। जिससे ये पता चलता है कि SCS के और लेंसेज के दोनों जो फोकस होते हैं वो एक ही साइड नहीं मिलते हैं, एक इधर मिलेगा तो दूसरा उधर मिलेगा। लेकिन अगर आप देखें मिरर के लिए, तो मिरर के लिए f1 की वैल्यू प्लस में आई है ना, f2 की वैल्यू भी प्लस में आई है। और यहां पर ये पता चलता है कि मिरर के लिए दोनों फोकल लेंथ कैसे हैं? वैल्यू में इक्वल हैं और एक ही हैं, यानी उसी को तुम कभी फर्स्ट फोकस कह रहे हो, उसी को आप सेकेंड फोकस कह रहे हो। तो मिरर के लिए भी फर्स्ट फोकल लेंथ और सेकेंड फोकल लेंथ की बात हो सकती है, किसी के लिए भी करना चाहो, आपको अपना बेसिक केवल फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब रिवीजन पॉइंट हैं जो अभी तक आप कर चुके हैं। और ये छोटी आज की इस पूरी रिवीजन मोड में कोई बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं लिए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। और लास्ट जो क्लास खत्म की थी तो वहां पर एक पॉइंट आपको बता दिया था, अगर आप न्यूमेरिकल पढ़ते हैं उसमें फोकल लेंथ की बातें होती हैं और रेडियस ऑफ कर्वेचर की बातें होती हैं, तो 100% आपका जो वो क्वेश्चन है वो मेकर फार्मूले से निकलेगा। क्या था मेकर फार्मूला? जाने पहचाने वाले लुक में बताइए, मेकर फार्मूला क्या आया था? मेकर फार्मूला आया था 1/f = म्यू लेंस अपॉन में म्यू सराउंडिंग माइनस का 1 ब्रैकेट में 1/r1 1/r2। ये है आपका मेकर फार्मूला। अब कभी समय हो ज़रूरत से ज़्यादा तो बता सकते हैं, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि इसको मेकर फार्मूला क्यों कहते हैं, लेंस कैसे बना देता है ये। इस मेकर फार्मूले में आपके पास टोटल प्रॉब्लम जो होंगी, टोटल 3 टाइप्स प्रॉब्लम होंगी और तीनों की तीनों प्रॉब्लम्स जो हैं एक से बढ़कर एक होंगी। टोटल 3 तरीके की प्रॉब्लम होंगी मेकर फार्मूले में। कौन कौन सी वो 3 प्रॉब्लम होंगी? पहली प्रॉब्लम क्या है? टाइप 1, जिसका थोड़ा थोड़ा आइडिया हमको पिछली क्लास में मिल चुका है कि प्रॉब्लम में वी है रेडियाई ऑफ कर्वेचर, रेडियाई ऑफ कर्वेचर हिंट कॉमा फोकल लेंथ हिंट, फोकल लेंथ हिंट। देन टू सॉल्व प्रॉब्लम वी यूज मेकर फार्मूला। फिर आप ये मत सोचो कि हम इस तरीके से क्वेश्चन कर लेंगे, हम उस तरीके से क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि रियलिटी ये है कि वो क्वेश्चन किससे होने वाला है? मेकर फार्मूले से ही होगा। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो कैसे आएगी? इन प्रॉब्लम लेंस इज प्लेस्ड, इन प्रॉब्लम फर्स्ट लेंस इज प्लेस्ड इन एयर। क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो शुरुआत ऐसे आएगी कि भाई ये लेंस है और ये एयर में रखा हुआ है, इसके सराउंडिंग में क्या है? एयर।
फिर क्या होता है, नाउ इट इमर्ज, नाउ लेंस इमर्ज इनटू द लिक्विड, इमर्ज इनटू लिक्विड, देन डिस्कस, और डिस्कस के आगे क्या डिस्कस, तो ये तो हम भी नहीं बता सकते। अब वो तो क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि क्या डिस्कस करना है, बट क्वेश्चन का शुरुआत के जो आपके पॉइंट हैं, जो क्वेश्चन की कहानी है, उसको मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आया, सुनना जरा न्यूमेरिकल एक, कि एक प्लेन कॉन्वेक्स लेंस था और वो पहले एयर में रखा हुआ था और अब हमने उसको ऑयल में डुबो दिया है, बताइए उसकी फोकल लेंथ क्या है। तो तुमने देखा कि क्वेश्चन में पहले लेंस एयर में था और बाद में कहाँ जा रहा है, लिक्विड में डूबने जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में जब हमसे कोई क्वेश्चन आता है तो भी हम सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को, टू सॉल्व प्रॉब्लम वी यूज मेकर फार्मूला, तो भी हम मेकर फार्मूले का ही इस्तेमाल करते हैं। और तीसरी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है नेचर की, टाइप 3, कि फाइंड नेचर ऑफ गिवन लेंस। एक लेंस हमको दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताओ ये जो लेंस है ये कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है। अब सोच के देखो ये जो क्वेश्चन है वो किस तरीके का है। भाई अगर कोई लेंस हमारे सामने पड़ा है और पूछा गया कि कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है, तो या तो प्रैक्टिकल वे में उस लेंस को हम पकड़ लें, उसके ऊपर लाइट को डालें, अगर लाइट डाइवर्ज कर जाए तो डाइवर्जिंग है, कन्वर्ज कर जाए तो कन्वर्जिंग है। लेकिन हमें इसका जवाब कैसे देना होगा, प्रैक्टिकल होकर तो देना नहीं है, क्योंकि हम प्रैक्टिकल में तो होंगे नहीं। क्वेश्चन जब सामने पड़ा होगा कि हमको प्रैक्टिकल करा दो, हम बता देंगे, हम मैथमेटिकली इसका आंसर लेंगे। अगर कहीं पर लेंस का नेचर पूछा जाता है, फाइंड नेचर ऑफ लेंस, तो टू सॉल्व प्रॉब्लम वी यूज मेकर फार्मूला। तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं, मेकर फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। कैसे देखेंगे, जितना बोर्ड पर लिखा हुआ है उतने की जगह छोड़ दो आप, पहले उतने की जगह छोड़ो आप, लिखो पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस, फोकल लेंथ ऑफ ए convex lens, focal length of a convex lens, convex lens is 6060 centimeter, 6060 centimeter, full stop. Find value of its radii of curvature. Find value of its radii of curvature if difference of radii of curvature, if difference of radii of curvature, difference of radii of curvature is 20 centimeter, 20 सेंटीमीटर। अब आप क्वेश्चन को पढ़ें और मुझे ये बताएं कि क्या क्वेश्चन में फोकल लेंथ की साउंड आ रही है, आंसर होगा यस। क्या क्वेश्चन में रेडियाई ऑफ कर्वेचर की साउंड आ रही है, आंसर होगा यस। अलर्ट रहिए, कोई कॉपी नहीं, सुनो क्वेश्चन मामूली नहीं है। अब आपको ये तो पता चल गया कि भाई मेकर फार्मूले से ही क्वेश्चन होगा, ये तो कंफर्म हो गया। लेकिन मेकर फार्मूले भी बड़ा पेनफुल फार्मूला है। पेनफुल इस मामले में है ना कि R1 R2 का जो साइन है ना वो बड़ा परेशान करता है। अब हमारे पास में क्वेश्चन में कॉन्वेक्स लेंस है,
तो हम अपना कॉन्वेक्स लेंस बनाएं और सरफेस नंबर 1 का फैसला करें, C1 को देखें, और सरफेस नंबर 2 का फैसला करें, C2 को देखें। उसके बाद में फिर R1 R2 के साइन लें। तो ये काफ़ी जो है टिपिकल काम है, लेकिन करना चाहिए आपको। लेकिन एक अल्टरनेट तरीका निकाल लिया गया है और इसी क्वेश्चन से मैं उस अल्टरनेट तरीके के साथ आपको जो है इस क्वेश्चन का आंसर भी दे दूंगा कि देखो मेन मेकर फार्मूला तो ये है मेकर फार्मूला। इसको बहुत अच्छे से पहचान लो कि मेकर फार्मूला कैसा दिखता है, क्योंकि जो अल्टरनेट तरीका है ना वो इसी के जैसा ही है। इसी का एक अल्टरनेट फार्मूला बनाया जाता है। जब तक आपसे ना कहा जाए लिखने वाला काम छोड़िए, R1 प्लस R2 दैट इज नॉट द मेकर फार्मूला, एक अल्टरनेट फार्मूला है। और ये जो अल्टरनेट फार्मूला है वैलिड है ये फॉर, पहचान लेना भाई, मतलब ये जो फार्मूला है वो किसके लिए वैलिड है? कॉन्वेक्स लेंस के लिए और प्लेन कॉन्वेक्स लेंस के लिए। इस अल्टरनेट फार्मूले में R1 R2 अपनी मर्जी साइन नहीं लेना, यानी कि इस अल्टरनेट वाले फार्मूले में लेंस की R1 वैल्यू क्या है, R2 वैल्यू क्या है, आप अपने मन से सोच लो। भाई लेंस की 2 सरफेसेस होंगी, जिसको तुम्हारा मन है उसको R1 कह दो, जिसको तुम्हारा मन है उसको R2 कह दो, और कोई साइन नहीं लेना। तुम नहीं यूज करोगे, तुम्हारे जो कंपटीटर है उनको यूज करना पड़ेगा ये, क्योंकि समय बचाता है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में जो मैंने तुमको बोला है उसमें हम ये नहीं यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? ये, क्योंकि अगर ये यूज करेंगे तो क्या होगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा, C1 और C2 का फैसला लेकर के R1 R2 का फैसला लेना पड़ेगा, साइन लेना पड़ेगा। ये बहुत लंबा प्रोसेस है और हम एक क्वेश्चन पिछली वाली क्लास में कर भी चुके हैं इस तरीके का। और इसी तरीके से एक और अल्टरनेट फार्मूला है, जरा उसको देखिए। 1/f इज इक्वल टू माइनस म्यू लेंस अपॉन में म्यू सराउंडिंग -1 और ब्रैकेट में R1 प्लस R2। ये भी कोई मेकर फार्मूला नहीं है, लेकिन ये वैलिड है फॉर ये वाला लेंस। इस वाले लेंस के लिए ये वैलिड है। और सेम वही R1 R2 अपनी मर्जी साइन नहीं लेना। और एक ट्रूथ आपको बता दें, अगर आप पिछले 10 साल के अनसॉल्व्ड पेपर पलटें तो रेयरेस्ट सिचुएशन होगी जब एग्जाम में क्वेश्चन आया होगा और लेंस ये वाला ना हो। या तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा लेंस ये वाला होगा और या फिर लेंस क्या होगा, ये वाला। लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लो कि क्वेश्चन में लेंस ये आ गया, तो अब ना तो ये काम करेगा ना तो ये काम करेगा, केवल कौन काम करेगा? ये तो सभी के लिए काम करेगा, ओरिजिनल है। और ये आपके कैसे हैं? अल्टरनेट को ही बोला जाता है जुगाड़ डेवलप कर दिया गया, ठीक है ना। और ये जुगाड़ मेथड जो है ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि आपके यहाँ जो क्वेश्चन हैं, हमने बताया था कि जो टिपिकल प्रॉब्लम्स होते हैं वो 10% होती हैं। तो हम लोगों को जो है इसके लिए भी जानना है और इसके लिए तो तैयार रहना ही रहना है। अब जो तुम्हारा क्वेश्चन है उस पर आते हैं। आपके अपने क्वेश्चन में लेंस का नाम क्या है? कॉन्वेक्स, यानी कि आपके क्वेश्चन का लेंस ये है। हमने ये वाला फार्मूला लगाया 1/f। अब म्यू लेंस कितना है बताया ही नहीं गया, तो लेंस तो कांच का बना होगा, कुछ नहीं बताओगे तो 3/2। हम ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं आपके क्वेश्चन में, सराउंडिंग में कुछ बताया नहीं गया तो क्या हो जाएगा? एयर। अब R1 क्या है और R2 क्या है ये तो बताया नहीं गया, तो मान लेते हैं कि पहले वाले सरफेस का जो R1 है वो x है, ऐसा मान लिया, और दूसरे वाले सरफेस का जो R2 है वो x -
देख लेना, डिफरेंस दिया गया था तो इसका मतलब हो गया, दूसरा वाला हो गया x प्लस 20, नहीं x माइनस 20, सही कह रहे हो। इनकी बात को समझो भाई, दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर आप बात कर रहे थे ना, तो आप ये मान के चल रहे हैं कि R1 वाली रेडियस x है और R2 वाली रेडियस क्या है, y है, यही तो मान रहे हो आप। और क्वेश्चन में क्या दिया गया, दोनों का जो डिफरेंस है कितना है 20, तो x माइनस वाई बराबर कितना है 20। तो देखिए R1 की जगह पर x लिखा और R2 की जगह पे लिखना तो हम y चाहते हैं, लेकिन y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x माइनस 20 इस पूरी इक्वेशन में, और f की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 60। तो इस पूरी की पूरी इक्वेशन में x आपका जो अननोन है वो निकल आएगा और फिर y है वो भी तो निकल आएगा। क्लियर ये बात? तो आप जरा पहले यहां से लेकर के और यहां तक का पूरा काम कंप्लीट कर लीजिए। तो जो क्वेश्चन दिया गया है तुमको, क्वेश्चन में हमको दिया गया है कॉन्वेक्स लेंस, इसकी फोकल लेंथ दी गई है 60। क्वेश्चन में हमसे रेडियाई ऑफ कर्वेचर मांगा गया है, तो मान लिया इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर x है, इसकी y है, ऐसा हमने मान लिया। तो लिख देते हैं यहाँ पर कि ये x और y हमने कंसीडर किया है। तो दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो डिफरेंस है वो 20 है, ये क्वेश्चन ने दिया है। क्योंकि हमारा लेंस कॉन्वेक्स है तो हम ये वाला अल्टरनेट तरीका लगा देते हैं, 1/f इज इक्वल टू म्यू लेंस अपॉन में म्यू सराउंडिंग -1 ब्रैकेट में R1 और R2। R1 R2 क्या होंगे अपनी मर्जी से मान लीजिए, जो मानो। क्वेश्चन में f की वैल्यू 60 है। म्यू लेंस अक्सर करके आपको जो है नहीं बताया जाएगा, तो अंडरस्टूड है कि ये कांच से बना हुआ है 3/2। सराउंडिंग के बारे में कभी कभी नहीं बताया जाएगा, तो मान लेंगे कि एयर है। R1 क्या माने बैठे हो, R2 क्या मानना है, तो इसमें अपनी मर्जी चलती है। तुम्हारा मानो इसको R1 कह दो, इसको R2 कह दो, मेरा माने कि ये R1 है और ये R2 है। तो ये आया 1/60। पहले वाले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो 1/2। x और y की वैल्यू कितनी आएगी यहां से, x माइनस 20, y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से। तो ये आ गया 1/30, इधर आ गया x माइनस 20, एलसीएम लेना, अब सॉल्व करना है। ये आ गया x माइनस 20 प्लस x माइनस 20 और ये 2x माइनस का 20 साथ में 30। लीजिए यहां से x निकल आएगा, x आ जाएगा। भले ही अभी आप ना निकाल पाए, बट ये तो आप श्योर हो जाएंगे कि भाई इक्वेशन में केवल x को छोड़ के बाकी सब कुछ पता है, तो x आ जाएगा। और जो x आ जाएगा उस x की वैल्यू यहाँ रख दो तो क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। यहाँ रख देना x की वैल्यू, ठीक है। तो हिंट की तरीके से लेना है इसको कि हाँ सर ने कहा है कि x आ जाएगा, तो दिख भी रहा है कि सॉल्व करने के बाद x निकल आएगा, और एक बार x आ जाएगा तो y आ जाएगा। और हमारी प्रॉब्लम किस तरीके की थी, ऐसी थी, ठीक। तो खाली जगह छोड़ रखी है वो वहाँ ये नोट कर लें अपना। और फिर अभी हम और क्वेश्चंस देते हैं। अगर किसी लेंस का नेचर पहचानना हो तो भी मेकर फार्मूला। अगर किसी लेंस को पहले एयर में रखा था, बाद में कहीं डुबो दिया है और क्वेश्चन में कुछ कहानी सुनाई जा रही है, तो भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मेकर फार्मूला।
हाँ भाई, अगला क्वेश्चन आपके लिए। ग्लास लेंस is placed in air Ri of lens material is equal to n, focal length of lens is equal to f। ये जो प्रॉब्लम है इतनी फेमस है कि हम इसको नोट में लिखा रहे हैं, क्योंकि इसका जो आंसर है, आंसर ही एज ए कॉन्सेप्ट लोग तैयार करते हैं न्यूमेरिकल के लिए। तो ग्लास लेंस जो है वो एयर में रखा हुआ है और उसका अपना खुद का मटेरियल Ri है और लेंस की फोकल लेंथ f है। अब क्या किया ये गया कि नाउ इट इमर्ज्ड इनटू लिक्विड जिसका कि Ri है n डैश। अब इसको एक लिक्विड में डुबो दिया गया, देन नाउ इट इमर्ज इनटू लिक्विड, देन इट्स फोकल लेंथ बिकम f डैश। जैसे हमने इसको लिक्विड में डुबोया तो पहले इसकी फोकल लेंथ f थी, अब वो f डैश हो गई। तो कह रहा है कि प्रूफ करके दिखाइए, प्रूफ दैट f डैश इज इक्वल टू n डैश n-1 अपॉन n-n डैश और इनटू में f, ये प्रूफ करके दिखाना। ये है तो अपने सामने एज ए चैलेंज, मतलब क्वेश्चन ही है, लेकिन इसको नोट में लिखने के पीछे वजह ये कि इतना फेमस है कि जब इस पर कोई न्यूमेरिकल बनता है तो न्यूमेरिकल के लिए लोग इसी रिजल्ट को एज ए फार्मूला बना के यूज करते हैं। अब देखो ये टाइप 2 की प्रॉब्लम है, जहां पे लेंस अच्छा खासा पहले एयर में जो है आराम कर रहा था और फिर आपने उसको डुबो दिया, और क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा ये क्वेश्चन डिसाइड करेगा। अब इस क्वेश्चन में ये भी नहीं बताया कि लेंस कैसा है, चाहे जैसा रहा हो, सॉल्व करना है भैया इसको। तो मेकर फार्मूला क्या है? मेकर फार्मूला ये है, म्यू लेंस म्यू सराउंडिंग -1 ब्रैकेट में R1 R2, ये रहा मेकर फार्मूला। अब यहां पर पहले लेंस एयर में रखा है, तो जब लेंस एयर में रखा है तो यहां पे एक छोटी हेडिंग डाल दी, इन एयर। जब लेंस को आपने एयर में रखा था तो उस समय की सिचुएशन पर बात करते हैं। तो फोकल लेंथ f है, म्यू लेंस यानी n हो गया, लेंस के मटेरियल का Ri n है, सराउंडिंग में क्या होगा? एयर होगा भैया, 1 होता है उसका Ri। R1 R2 कुछ ना कुछ तो रहा होगा। आपने बोला सर आपने R1 R2 का साइन नहीं लिया, तो हमने कहा तुमने भी तो लेंस का पिक्चर नहीं दिया भाई। क्वेश्चन में लेंस का फोटो दिया गया है, लेंस का नाम दिया गया है, जब लेंस का तुमने नाम नहीं दिया तो हम R1 R2 का साइन कैसे ले लें? लेकिन ये बात पक्का है कि जो भी लेंस रहा होगा उसका R1 R2 तो रहा ही होगा, तो जो जैसे सिचुएशन में था उसी हिसाब से सेट हो जाएगा ये वाला ब्रैकेट। भाई अगर तुम लेंस का नाम बता दोगे तो R1 की वैल्यू R2 की वैल्यू साइन के साथ अपना आ जाएगी। तो ये आ गया 1/f इज इक्वल टू n-1 और ब्रैकेट में आया R1 एंड R2, इक्वेशन नंबर 1। फिर इसी लेंस को, जो ये लेंस था, ये डूब जाता है किसी लिक्विड में, एक छोटी हेडिंग डाल दी, इन लिक्विड या इनटू लिक्विड। अब आपका ये लेंस लिक्विड में डूब चुका है, फंडा यही वाला। तो यहां पे लिखेंगे 1/f डैश, क्योंकि डूबने के बाद में फोकल लेंथ क्या हो चुकी है? f डैश। और यहां पर है म्यू लेंस, तो म्यू लेंस की वैल्यू क्या है? n। और जब डूब जाएगा तो सराउंडिंग में कौन होगा? n डैश। लिक्विड ही लिक्विड होगा उसके सराउंडिंग में।
तो अब सराउंडिंग में लिक्विड नजर आएगा तो म्यू सराउंडिंग में आ जाएगा एन डैश। क्या डूबने से रेडियस ऑफ कर्वेचर बदल जाएगी? आंसर है नहीं। डूबने से रेडियस ऑफ कर्वेचर तो बदल नहीं जाएगी। आपको क्या लगता है भाई, अगर आपने एक स्फेयर तैयार किया है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर, डूबने के बाद क्या रहेगा? 10 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो एक मैथमेटिकल टर्म है, जो आपने बनाया होगा वही रखा रहेगा वहां पर। अब आप देखिए यहां से आ गया 1/f डैश, या एलसीएम ले लो n माइनस एन डैश अपॉन एन डैश, और R1 और R2। इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर दो। जैसे ही नंबर 1 इक्वेशन से नंबर 2 डिवाइड होगा तो लेफ्ट हैंड में 1/f है और नंबर 2 के लेफ्ट हैंड में 1/f डैश है। नंबर 1 के लेफ्ट हैंड में n-1 है, दूसरे ब्रैकेट में R1 है, R2 है, और दूसरी इक्वेशन के राइट हैंड में क्या है? n-n डैश अपॉन n डैश और R1 और R2। तो R1 R2 रेडियाई ऑफ कर्वेचर कैंसिल हो गए। यहां से आ गया f डैश बाई f, n डैश n-1 n डैश। लीजिए प्रूफ हो गया। f डैश इज इक्वल टू आ गया n डैश n-1 n डैश इनटू में f। यही प्रूफ करना था। नोट में इसलिए कराया जा रहा है ये क्वेश्चन कि आपके यहां इसी रिजल्ट पर न्यूमेरिकल बना देगा वो, जहां पे n डैश की वैल्यू होगी 5/3, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो बहुत सारे बच्चे जो आपके कंपटीटर हैं वो इसको एज ए कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। और कॉन्सेप्ट आते कैसे हैं? जब आप एक छोटी चीज़ करते हैं, फिर उसके बाद और थोड़ी बड़ी चीज़ करते हैं, फिर कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते चले जाते हैं। आपने क्या किया? मेकर फार्मूला किया। अब मेकर फार्मूले से कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्या हो रहे हैं? डेवलप हो रहे हैं। तो आने वाले समय में इसको एज ए कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे तो समय आपका बचेगा। नोट करिए, मैं इसी पर एक क्वेश्चन अभी और लेके आता हूँ। एक क्वेश्चन आपके लिए और बनाते हैं यहाँ पर। ग्लास लेंस इज प्लेस्ड इन एयर RI of lens material 1.5, focal length of lens 20 centimeter. Now it immersed into liquid. Then its focal length become -80 centimeter. Find refractive index of liquid material. जिस लिक्विड में इसको डुबोया गया है उस लिक्विड का RI क्या रहा होगा? अभी ठीक पहले इसके जस्ट क्वेश्चन से पहले जो आपने सीखा है उसको एज ए फंडा बनाइए। प्रीवियस प्रॉब्लम में तो कोई बिजी नहीं है ना। देखो इस वाले क्वेश्चन में भी लेंस पहले कहाँ पर है? एयर में है। फिर क्या होता है? डूब जाता है। और अभी अभी तुमने जो है एक रिजल्ट सीखा है और वो ये है कि f डैश इज इक्वल टू n डैश n-1 n डैश इनटू में f ये है। लेकिन इसके लिए तुमको जो है तैयारी रखनी पड़ेगी पूरी कि ये रिजल्ट आपको रहे, तैयार रहे। बहुत सारा समय बचा लोगे, अदरवाइज फिर से इक्वेशन 1 बनाओ, इक्वेशन 2 बनाओ, दोनों को डिवाइड करो, टाइम टेकिंग जॉब है। एफ डैश क्या होता है? डूबने के बाद फोकल लेंथ।
तो क्वेश्चन में डूबने के बाद जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, -80 है। याद रखो, वैसे तो तुम सबको पता है, लेकिन फिर भी नहीं पता तो मैं बता दूं यहां पर कि नेगेटिव फोकल लेंथ जो होती है लेंस में, नेगेटिव फोकल लेंथ इन लेंस मतलब होता है लेंस का जो नेचर है, लेंस इज डाइवर्जिंग। ये प्रैक्टिकल बात है भाई, ये प्रैक्टिकल है कि जब जब लेंसेज का नेचर डाइवर्जिंग था तो उनका फोकल लेंथ निकालने पे कैसा आता है, नेगेटिव आता है। और जो पॉजिटिव फोकल लेंथ होती है लेंस की, पॉजिटिव फोकल लेंथ, लेंस मतलब कन्वर्जिंग नेचर। तो अगर आपको दिमाग में ये बात आती है कि नेगेटिव में 80 में नेगेटिव क्यों लगा हुआ है, यानी डूबने से पहले इसकी फोकल लेंथ क्या है +20 और डूबने के बाद क्या हो गई -80, इससे पता चलता है कि डूबने के बाद इसका नेचर कैसा हो गया होगा, डाइवर्जिंग। तो यहाँ -80 लिखा। एन डैश क्या होता है, उस लिक्विड का RI होता है जिसमें डुबोया गया है, पता नहीं है। एंड एन क्या होता है, लेंस का RI कितना है 1.5 एन डैश इंटू एफ क्या होता है, लेंस की फोकल लेंथ जब वो एयर में था, इस क्वेश्चन में कितना है 20, तो भैया 24 जा, ये आ गया ऊपर 0.5 एन डैश और नीचे आया 1.5 माइनस का एन डैश। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 15 4 जा 60 प्लस का 4 एन डैश और यहाँ से आ गया 0.5 एन डैश। तो एन डैश कितना आया भैया यहाँ पे 3.5 एन डैश इज इक्वल टू 6। तो एन डैश इज इक्वल टू 6/3.5 यानी 60/35 और फिर इसको क्या 5 से मिनिमाइज कर ले, 5 12 जा 5 7 जा, ये आंसर हो गया एन की एन डैश की वैल्यू। ये तभी फटाफट हो पाया है जब तुमको इस रिजल्ट के बारे में पता था, और अगर नहीं पता होगा तो आप फिर से वही इक्वेशन 1, इसको निकालने के लिए तुमने क्या किया था, इसको निकालने के लिए तुमने इक्वेशन 1 बनाया था, इक्वेशन 2 बनाया था, पूरा प्रोसेस फॉलो करो, टाइम लग जाएगा। और टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है, एंड दैट इज वाई उस रिजल्ट पर ये क्वेश्चन आपके सामने नोट कर लीजिए, इंक्लूडिंग दिस इंफॉर्मेशन। अगर पता है तो लिख ली, नहीं पता है तो लिखिए, पता है तो रहने दीजिए। कि अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ प्लस में आ रही है तो क्या बता रही है, वो ये बताती है कि लेंस लाइट को रिले करके कन्वर्ज कर देगा। प्रैक्टिकल बात है ये कि जब जब किसी लेंस ने किसी आने वाली लाइट को कन्वर्ज किया था, हमेशा उसकी फोकल लेंथ प्लस में रही थी, और जब डाइवर्ज किया था तो उसकी फोकल लेंथ हमेशा माइनस में रही थी। उसको कॉपी मत करना है इस क्वेश्चन को, इसको अपने सॉल्व करिए। एक ये लेंस का फोटो आपके सामने, यहाँ एक लिक्विड है जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 है, और वैसा ही लिक्विड यहाँ पर भी है जिसका कि RI 1.7 है। लेंस का जो RI है 1.5 है। इस वाली सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 30 सेंटीमीटर। और पूछा गया है हमसे फाइंड नेचर ऑफ दिस लेंस। मतलब आंसर इस वाली प्रॉब्लम का या तो होना चाहिए डाइवर्जिंग नेचर, या फिर इस प्रॉब्लम का आंसर होगा कन्वर्जिंग नेचर। आपने लाइट की एनर्जी को लेंस पर गिराया, ये आंसर ना कॉपी करने लगना, ना ये भी ये क्वेश्चन कॉपी करना है।
अगर आपने लाइट को लेंस पर गिराया, लाइट डाइवर्ज हो गई, फैल गई, तो लेंस को कहा जाएगा डाइवर्जिंग नेचर है वो। और अगर वो कहीं पर जा करके कन्वर्ज हो गई, फोकस हो गई, मिल गई, तो कहा जाता है कि लेंस का नेचर कन्वर्जिंग है। अब जो सामने क्वेश्चन है उसमें केवल नेचर पूछा गया। अब इस क्वेश्चन को करने का बिल्कुल सही तरीका क्या है? प्लीज स्टॉप राइटिंग, आप इसको अभी कॉपी ना करें, समझें बात को। केवल नेचर पूछा गया, फाइंड नेचर ऑफ लेंस। तो बिल्कुल सही तरीका क्या है, कैसे करना चाहिए? तो यहां पे एक सजेशन आपको दिया जा रहा है, जरा गौर करें। RW का पार्ट है। व्हेन वी डिस्कस नेचर ऑफ लेंस, अगर आप लेंस का नेचर डिस्कस कर रहे हैं तो व्हेन वी डिस्कस नेचर ऑफ लेंस, देन चुपचाप आप जो है मेकर फार्मूला लगा दीजिए। यूज मेकर फार्मूला, यूज मेकर फार्मूला एंड फाइंड फोकल लेंथ। ये केवल हम आपको बताने के लिए बता रहे हैं, करेंगे ऐसा कुछ नहीं। यानी इस प्रॉब्लम में हमें नेचर चाहिए कि डाइवर्जिंग हो गए या तुम कन्वर्जिंग हो गए। तो आइडियल जो बात है वो ये कहती है कि आप यहां पर मेकर फार्मूला लगाइए और फोकल लेंथ निकालिए। अगर फोकल लेंथ, अगर कैलकुलेटेड फोकल लेंथ नेगेटिव आया तो प्रैक्टिकल क्या कहता है कि फोकल लेंथ नेगेटिव, तो नेचर कैसा होगा? डाइवर्जिंग। तो इफ कैलकुलेटेड फोकल लेंथ नेगेटिव, देन डाइवर्जिंग नेचर। डाइवर्जिंग नेचर होता है लेंस में। अगर आप फोकल लेंथ प्लस में निकालते हैं तो नेचर कैसा होता है? कन्वर्जिंग नेचर। यानी इतना काम करें पहले। चलो हम हैं, क्या कह रहे हो? इसमें ना वो बाद में देखेंगे, अभी पहले इस पर बात कर ले। ये रूल कहता है, ठीक है। अब ये जो है रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं और रूल के अकॉर्डिंग चल करके सारा काम करते हैं। तो अब हम यहां पर जरा इस काम को करते हैं, देखते हैं। भाई ये क्वेश्चन है, ये चैलेंज हमारे सामने है और मुझे इसका नेचर चाहिए, तो मेकर फार्मूला लगा दे। तो मेकर फार्मूला होता तो ये है, देखो मेकर फार्मूला ये है, हमने लिखा, फिर तुरंत दिमाग की बत्ती जली। हमने देखा कि हमारा लेंस कैसा है? कॉन्वेक्स। तो जुगाड़ वाला फार्मूला लिख दिया। ये देखिए, एक जुगाड़ वाला भी तो फार्मूला है, और इस जुगाड़ वाले फार्मूले में R1 R2 मेरी मर्जी से, कोई साइन नहीं। तो लिखे जुगाड़ वाला फार्मूला लगा रहा हूं मैं। म्यू लेंस की जगह पे क्या लिखा? 1.5, सराउंडिंग में क्या है? 1.7, माइनस का 1, और R1 की वैल्यू अपनी मर्जी से हमने ले लिया 20, तुम्हारा मानो 30 तो 30 ले लेना, और R2 की वैल्यू मेरे लिए 30। तो यहां से 1/f कितना आ जाएगा भाई? माइनस में 0.2, नीचे 1.7, और यहां आएगा 60 LCM, 23 जा एंड 32 जा। तो यहां से आप देखिए f की वैल्यू आ रही है -12 इंटू 1.7/0.2। कैलकुलेशन हम सब मिल के कर रहे हैं। 2 6 12 और 17 6 102। तो ये माइनस में 102 सेंटीमीटर आया भाई, आया ना? तो नेगेटिव में आया तो नेचर कैसा है? डाइवर्जिंग है। लेकिन अब मान लो कि आपका एग्जाम कंपटीशन वाला है, जहां पर एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट है। भाई बोर्ड के एग्जाम में तो 3 घंटे बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, कभी कभी पेपर के अकॉर्डिंग, कभी कभी वो भी कम पड़ जाते हैं। तो अब आपने ये पूरा सॉल्व किया, तब आपने बताया कि क्योंकि फोकल लेंथ माइनस में है
इसलिए नेचर कैसा होगा, डाइवर्जिंग। तो ये वाला आंसर आपका सही हो गया और ये गलत हो गया। तो नेचर इसका डाइवर्जिंग हो गया। क्या कोई नेचर पकड़ने का और भी तरीका है? तो देखो एक अल्टरनेट तरीका आपको बताते हैं। अल्टरनेट तरीका नेचर पकड़ने का, अल्टरनेट वे टू फाइंड नेचर। और आप इस अल्टरनेट को अपने एग्जाम में यूज कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। और मेरा वो जो कमिटमेंट था, जो प्रॉमिस था, वो भी पूरा हो गया, होने वाला है। कि मैंने आपसे कहा था कि किसी भी लेंस का कन्वर्जिंग होना या डाइवर्जिंग होना कौन डिसाइड करता है, सराउंडिंग। आज देखो वो बात पूरी होने वाली है। अल्टरनेट तरीका ये है कि फॉर कॉन्वेक्स लेंसेज कॉमा प्लेन कॉन्वेक्स लेंसेज, यानी जो हमारा अल्टरनेट तरीका है वो सबके लिए वैलिड नहीं है। फॉर कॉन्वेक्स लेंसेज कॉमा प्लेन कॉन्वेक्स लेंसेज, अगर इफ म्यू लेंस ग्रेटर देन म्यू सराउंडिंग, तो नेचर इज कन्वर्जिंग। और इफ म्यू लेंस लेस देन म्यू सराउंडिंग, देन नेचर इज डाइवर्जिंग। अभी कुछ भी लिखने की कोशिश मत करिए, केवल बोर्ड पर रहिए। अगर आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, अगर आपके पास प्लेन कॉन्वेक्स लेंस है, तो बस ये दोनों बातें चेक कर लो। अगर ऐसा है तो नेचर कन्वर्जिंग होगा, ऐसा है तो नेचर, चलो इससे करते हैं हम। यहां पर हमारा लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स है। लेंस का म्यू कितना है, 1.5, सराउंडिंग कितना है, 1.7। कौन सी बात फिट होती है? तो नेचर कैसा आ गया। देखिए, जिस डाइवर्जिंग नेचर को निकालने के लिए तुमने इतना सारा काम किया है, कैलकुलेशन किया, एलसीएम लिया, मल्टीप्लाई किया, उसी नेचर को इसने फटाक से बता दिया। और आगे चलते हैं। अगर आपके पास में कॉनकेव लेंस है, फॉर कॉनकेव कॉमा प्लेन कॉनकेव लेंसेज, प्लेन कॉनकेव लेंसेज, अगर हम बात कर रहे हैं कॉनकेव लेंसेज की, प्लेन कॉनकेव लेंसेज की, और इफ म्यू लेंस ग्रेटर देन म्यू सराउंडिंग, तो प्रैक्टिस ये कहती है कि नेचर जो होगा वो डाइवर्जिंग होगा। नेचर इज डाइवर्जिंग। और अगर म्यू लेंस लेस देन म्यू सराउंडिंग, तो नेचर कैसा होगा, नेचर इज कन्वर्जिंग। ध्यान दें, बोर्ड पर रहिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, समझे बात को। ये है आपका। और अगर तुम्हारे पास में जो लेंस है वो कॉन्वेक्स भी नहीं है, प्लेन कॉन्वेक्स भी नहीं है, कॉनकेव भी नहीं है, प्लेन कॉनकेव भी नहीं है, आपको लेंस ये दिया गया, तो अब हमारा ये अल्टरनेट तरीका क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तब केवल काम कौन करेगा, यही वाला मेथड। तब आपका काम केवल कौन सा मेथड करेगा, ये वाला। लेकिन मजेदार बात क्या है कि आपके 90% क्वेश्चन केवल किसके हैं, कॉन्वेक्स, प्लेन कॉन्वेक्स, कॉनकेव, प्लेन कॉनकेव। 10% क्वेश्चन किसके हैं, जहां पर वो लेंस कैसा होगा, कॉनकेव कॉन्वेक्स। तो जो 90% है वो यहीं से निकल जाएंगे क्वेश्चन, बाकी के 10% के लिए ऊपर वाला बेसिक्स है। तो आप देख रहे हैं कि सराउंडिंग ही डिसाइड करता है कि लेंस कैसा होगा, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग। आप देखो ना, थोड़ी देर के लिए सोचो कि सराउंडिंग का ये 1.7 जो है वो 1.3 होता, जस्ट इमेजिन। तो नीचे हम यहां पर क्या लिखते, 1.3 लिखते। तो अब जब नीचे हम 1.3 लिखते तो एफ आपका प्लस में आता है, माइनस में, प्लस में आता है। तो नेचर कौन डिसाइड करता है, सराउंडिंग। ठीक है ना। तो नेचर कैसे पकड़ोगे, नेचर कैसे पहचानोगे, वो सीखिए। आप सबसे पहले अपनी कॉपी में ये लिखिए, सबसे पहले इसको लिखिए। जिस तरीके से हम बता रहे हैं पहले उसको फॉलो करिएगा। हेडिंग है अल्टरनेट वे टू फाइंड नेचर।
सबसे पहले आपको ये लिखना है पूरी बात, और जब ये आपका पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में ये नोट में लिखिएगा कि व्हेन वी डिस्कस नेचर ऑफ लेंस देन, मैथमेटिकल तरीका क्या है वो ये है। अब ये नोट वाला पॉइंट कि व्हेन वी डिस्कस नेचर ऑफ लेंस देन हाउ वी प्रोसीड, यूज मेकर फार्मूला एंड फाइंड द फोकल लेंथ। इफ कैलकुलेटेड फोकल लेंथ नेगेटिव तो डाइवर्जिंग नेचर पे टिक लगाइए, मोहर लगाइए, और पॉजिटिव है तो कन्वर्जिंग नेचर पर टिक लगाइए। और फिर ये क्वेश्चन जिसका कि आंसर हम दोनों ही तरीकों से ले रहे हैं, फाइंड नेचर ऑफ लेंस। फाइंड नेचर ऑफ लेंस, तो पहले हमने मेकर फार्मूला लगाया, यहां तक पहुंचे, लॉजिक दिया क्योंकि एफ नेगेटिव सो इसलिए डाइवर्जिंग नेचर, डाइवर्जिंग नेचर है। अब मैं अल्टरनेट तरीके से इसका जो है नेचर पता लगा करूंगा। अल्टरनेट तरीका हमने देखा लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स है। भैया ये लेंस है कॉन्वेक्स, म्यू लेंस कितना है, म्यू लेंस है 1.5। सराउंडिंग में क्या चीज है, सराउंडिंग में है 1.7, क्योंकि म्यू लेंस लेस देन म्यू सराउंडिंग, इसलिए डाइवर्जिंग नेचर। अब एग्जाम में तुम्हें कोई एक तरीका फॉलो करना है, तो अगर पॉसिबल हो रहा है तो आप अल्टरनेट को ही फॉलो करो, ढेर सारा समय आपका बचेगा। आगे हम बढ़े, उसके लिए हेडिंग होगी गॉस का फार्मूला। गॉस फार्मूला फॉर लेंस। लेंसेज में गॉस का फार्मूला क्या है? फॉर लेंस, चाहे जैसा भी हो आपके पास, इस वाले फार्मूले को कहते हैं गॉस फार्मूला। बड़े अच्छे से पहचानते हो आप इसको। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, इसी को गॉस फार्मूला कहा जाता है। अगर हम इस फार्मूले का मेकअप कर दें तो इसकी शक्ल बदल जाएगी, ऐसा बन जाएगा। और ज़्यादा मेकअप कर दें तो इसके लुक में इस तरीके का चेंज आएगा, ये ऐसा बन जाएगा। ये हटा दें अल्टरनेट तरीका। तो डिस्कस कर लेते हैं पहले गॉस फार्मूले को। गॉस फार्मूला फॉर लेंस। अच्छा, ये जो लेंस का गॉस फार्मूला है ये कब काम करता है? ये तब काम करता है जब सराउंडिंग में कैसा हो, यूनिफॉर्म। यानी ये बात आपको बता देनी चाहिए कि इट इज वैलिड व्हेन सराउंडिंग इज यूनिफॉर्म। सराउंडिंग इज यूनिफॉर्म।
बात है नहीं भाई? बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि गॉस फार्मूला आपका उस समय काम नहीं करेगा जब लेंस के इधर मीडियम अलग हो उधर अलग हो। ये तो तब काम करता है जब सराउंडिंग में एक ही जैसा मीडियम हो, यूनिफॉर्मिटी हो। तो अपने पास जो यूनिवर्सल फार्मूला है लेंस का वो ये है, यूनिवर्सल जो हर जगह काम आता हो। ये लीजिए आपके सामने यूनिवर्सल फार्मूला लिखा है लेंस के लिए। ये है यूनिवर्सल फार्मूला फॉर लेंस। चाहे जैसे हालात हो ये फार्मूला तैयार है उसके लिए, एंड दैट इज वाई कॉल्ड द यूनिवर्सल। तो इस सिचुएशन में मैंने ये कंडीशंस लगा दिया, μ3 बराबर μ1। भाई सराउंडिंग यूनिफॉर्म करना है इसलिए जहाँ जहाँ μ3 है वहाँ पे μ1 कर देते हैं। तो देखिए भाई इस सिचुएशन क्या बन जाएगी, μ3 की जगह पर μ1 बाई वी माइनस का μ1 बाई यू, μ2 है μ1 है साथ में R1 है, प्लस μ3 की जगह पर μ1 आ गया, μ2 बाई R2। देखो भाई लेफ्ट हैंड से μ1 कॉमन हो गया, 1 बाई वी 1 बाई यू। इधर राइट हैंड साइड में थोड़ा सा काम कर लिया जाए, μ2 μ1 R1 और यहाँ जबरदस्ती से माइनस का कॉमन निकालो तो अंदर आ जाएगा μ2 μ1 R2। μ1 1 बाई वी 1 बाई यू, μ2 μ1 होल कॉमन हो गया, अंदर रह गया R1 R2। यहाँ से आ गया 1 बाई वी 1 बाई यू, μ2 μ1 इधर वाला μ1 यहाँ सेट कर दिया, 1 बाई R1 1 बाई R2, 1 बाई वी 1 बाई यू अलग अलग डिवाइड कर दो, μ2 के साथ μ1 माइनस का 1 और 1 बाई R1 1 बाई R2। अब जरा राइट हैंड साइड देखो, मेकर फार्मूला। भाई मेकर फार्मूले का ओरिजिनल लुक क्या था? मेकर फार्मूले के जो ओरिजिनल लुक थे लास्ट वाली क्लास में वो यही तो थी। भूलने की जरूरत नहीं है, ओरिजिनल लुक ऑफ मेकर फार्मूला। वो तो आपने अपनी सिंप्लिसिटी के लिए F2 की जगह पे F लिख दिया था, μ2 का मतलब म्यू लेंस हो गया था, μ1 की जगह पे म्यू सराउंडिंग हो गया था। जस्ट पहले वाली क्लास की बात है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। तो यही चीज तो यहां दिखाई दे रही है। यानी कि हम लिख सकते हैं 1 बाई वी यहां लिखते हैं 1 बाई वी 1 बाई यू और राइट हैंड की जगह पे 1 बाई F2। लेकिन जनरली हम लोग सेकेंड फोकल लेंथ को ही क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। तो यहां पर आ गया 1 बाई वी 1 बाई यू बराबर 1 बाई F। क्या कि F2 बराबर हो जाता है F1 जब सराउंडिंग क्या था, यूनिफॉर्म था। जब सराउंडिंग यूनिफॉर्म था तो फर्स्ट फोकल लेंथ की वैल्यू जिसको तुम F1 लिखते हो और सेकेंड फोकल लेंथ की वैल्यू जिसको तुम F2 लिखते हो वो क्या थी, बराबर थी। तो बराबर थी तो मान लिया कि F के बराबर है। तो लीजिए भैया आ गया गॉस फार्मूला। खुद भी तुमने देखा कि हाँ भाई ये तो तब आया जब सराउंडिंग कैसा है, यूनिफॉर्म है। ठीक, अब इसका मेकअप भी कर देते हैं, जरूरी है यहाँ पर। एक बार फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं तो आप सब चीज़ों को देख लें। अब जो ये गॉस फार्मूला आया है ओरिजिनल वाला तो ये है, ये आया है ओरिजिनल। अब हमें ये चाहिए। देखो इसमें कौन नहीं है, V नहीं है, कौन नहीं है, तो जो नहीं है उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। V बाई F, V बाई V माइनस का V बाई U। अच्छा है वो आ जाएगा, चलो कोई बात नहीं, पहले सीक्वेंस में U से मल्टीप्लाई करते हैं। U बाई F
u बाई वी माइनस का u बाई यू। नकल करते समय u ज़रा कायदे से बनाइएगा, माइक्रोन ना लगे। कर्सिव वाले लोगों से फिजिक्स बड़ा परेशान रहता है, जो पढ़ते पढ़ते जब पहुंचते हैं फिजिक्स में, वो कर्सिव आप अप्लाई करते हैं ना, तो माइक्रोन का जो म्यू है और जो u है वो कहीं खो जाता है। इसलिए अलर्ट मोड में रहिएगा। u बाई एफ, u बाई वी माइनस का 1 उधर भेज दो इसको, u बाई एफ प्लस 1 u बाई वी, एलसीएम दे दो u प्लस एफ बाई एफ, u बाई वी, दोनों तरफ उल्टा पुल्टा कर दो। इधर का उल्टा पुल्टा करने से ये आएगा, इधर से ये आएगा। और v बाई यू क्या होता है? छोटा m। भाई आपको यहाँ पर मुझे लगता है कि एक चीज़ आपसे पूछ लेनी चाहिए मुझे। छोटा m लीनियर मैग्निफिकेशन कहलाता है, और इसके बारे में क्या जानते हो? भाई u और v से तो आपकी जान पहचान है। ये छोटा m क्या है? लीनियर मैग्निफिकेशन। स्मॉल m बराबर होता है I बाई ओ, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये बराबर होता है माइनस का v बाई यू। ये तब होता है जब रिफ्लेक्शन की कहानी होती है। और छोटा m बराबर होता है I बाई ओ, बराबर होता है v बाई यू, जब किसकी कहानी होती है? रिफ्रैक्शन की। और इस समय हम किसकी बात कर रहे हैं? एंड दैट इज वाई v बाई यू की जगह पे m लिखने का पूरा हमको राइट है। तो यहाँ पे m लिख दिया जाए, f अपॉन एफ प्लस यू बराबर m। अब ये कैसे आएगा? पूरी इक्वेशन में आप जो है v से मल्टीप्लाई कर दो। तो सबसे पहले आप काम करो शुरू यहाँ से, गॉस फार्मूला फॉर लेंस, और पहले ये वाला पॉइंट कर लो, यहाँ से हेडिंग के साथ पूरी बात यहाँ तक। और जब ये आपका गॉस फार्मूला फॉर द लेंस यहाँ तक नोट हो जाए, तो ये रहा कैसे आया है गॉस फार्मूला। ये एक्सप्लेनेशन के साथ नोट कर लें। एक्सप्लेन गॉस फार्मूला कैसे आता है। गॉस फार्मूले में आपको जो f दिख रहा है वो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस है, जो u है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, बहुत कॉमन सी बात है ये, और v डिस्टेंस ऑफ इमेज है फ्रॉम द लेंस। स्मॉल वाला m, छोटा m लीनियर मैग्निफिकेशन है। समटाइम्स वी राइट स्मॉल m इज इक्वल टू I बाई ओ, जहाँ पे I जो है वो साइज ऑफ इमेज है और जो O है वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। आया कैसे ये मेकर गॉस फार्मूला? तो ये रहा एक्सप्लेनेशन, यहाँ जाके खत्म हो गया। तीन शक्लों में गॉस फार्मूला याद होना चाहिए। कौन कौन सी तीन शक्लें? एक तो ये, दूसरे ये और तीसरे ये। जिनसे जिस यूनिवर्सल फार्मूले से ये सारे फार्मूले आ रहे हैं, वो यूनिवर्सल फार्मूला कहता है कि हमको साइन कन्वेंशन चाहिए। तो इनसे जो आने वाले फार्मूले हैं उनको भी साइन कन्वेंशन चाहिए। हाँ भाई, पूरी क्लास मुझे इस बात का आंसर दे दे कि गॉस फार्मूला निकालते समय राइट हैंड साइड में यहाँ F2 आया है 1/F2। हमने यहाँ पे 1/F क्यों लिख दिया है? इससे कुछ याद आया कि सराउंडिंग क्या था? यूनिफॉर्म था। और इस केस में F1 और F2 आपस में क्या थे? बराबर। तो हमने कंफर्ट के लिए F1 को भी F मान लिया और F2 को भी F मान लिया, एंड दैट इज वाई F लिख दिया।
क्या मिला था मुझको? 1/f, 1/v, 1/u। लेंस के लिए ये मिला था। मैंने पूरी इक्वेशन में v से मल्टीप्लाई कर दिया, v/f, v/v और v/u। ये आया v/f 1 माइनस का v/u। इधर उधर शिफ्टिंग कर डालो भैया, 1 माइनस v/f, v/u f माइनस v अपॉन f, v/u f माइनस v अपॉन f। ये क्या है? m है, m बराबर f माइनस v अपॉन f। हो गया। तो जब आप गॉस फार्मूले की बात करें तो तीनों शक्लों के गॉस फार्मूले आपके माइंड में सेट होने चाहिए। हर एक का अपना अलग अलग रोल है। शुक्ला जी बताओ भाई, गॉस फार्मूले अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? चलो तुम सारे काम छोड़ो, पहले मुझे राइट गॉस फार्मूला, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आपका आंसर क्या होगा? एग्जाम में क्वेश्चन आया राइट गॉस फार्मूला, डिराइव नहीं, डिराइव तो अभी किया था मैंने, अब राइट करने को आया है तो क्या लिखोगे? शुक्ला जी आंसर बताओ, क्या लिखोगे? गॉस फार्मूला लिखना है, क्या लिख के आओगे एग्जाम में? गॉस फार्मूला क्या था? क्या है भाई, आप लोग बताएं, गॉस फार्मूला क्या था? 1/f, 1/v, 1/u। ये क्या है? गॉस फार्मूला है। और m बराबर f अपॉन f प्लस u, ये भी क्या है? गॉस फार्मूला है। और m बराबर f माइनस v अपॉन f, ये भी क्या है? गॉस फार्मूला। ये ज़्यादा फेमस है कंपैरेटिवली, ये थोड़ा सा कम फेमस है। ये आया कैसे? सीखा भी हम लोगों ने। ये लेंस है भाई, दोनों के लिए इंतजाम होगा, गौर करना। आपको जो अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर लेना। और लेंस के सामने ये ऑब्जेक्ट है, यू डिस्टेंस पर है। लेंस ने अपना इमेज बनाया ऑब्जेक्ट का, मान लेते हैं कि यहां कहीं पर इमेज बना दिया लेंस ने, ये इमेज बना दिया, तो इमेज की डिस्टेंस v है। और घड़ी में क्या हो रहा है? टाइम 0 हो रहा है। 0 टाइम पर पता चला कि जो लेंस इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी फोकल लेंथ f है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u है और इमेज की डिस्टेंस कितनी है? v है। अब डेल्टा t समय बाद, ये फॉर द बायो कैंडिडेट मैं बात कर रहा हूं, डेल्टा t समय बाद, डेल्टा t समय बाद क्या हुआ? लेंस तो अपनी जगह पर ही है, वो तो नहीं हिल रहा है। ऑब्जेक्ट ने अपने आप को शिफ्ट कर दिया है। पहले ऑब्जेक्ट यहां था, अब ये यहां पहुंच गया, नई जगह पर आ गया। तुमने पूछा कि भाई ऑब्जेक्ट तुमने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, तो ऑब्जेक्ट ने बताया डिस्प्लेसमेंट किया डेल्टा यू। ठीक है, याद रखना कि डेल्टा यू क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। तो ऐसा कर देने से नया वाला डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया? u माइनस डेल्टा यू। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट ने अपने आप को शिफ्ट किया तो इमेज भी तो हरकत करेगी। और u और v कैसे होते हैं? इनवर्स के प्रोपोर्शनल होते हैं। u और v कैसे होते हैं? इनवर्स के प्रोपोर्शनल। तुम्हें ये बात पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो अभी थोड़ी देर में जब हम लोग ग्राफ पर आएंगे तो भी पता चल जाएगा। अभी आप फिर सुन लो कि हाँ u और v इनवर्स के प्रोपोर्शनल होते हैं,
यानी अगर u कम होता है तो v ज्यादा होता है। तो अब यहां पर आप देखिए u कम हुआ है, तो इमेज को पता चला है कि u कम हो गया। तो जब इमेज को पता चल गया कि u कम हो गया है तो v क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूं कि v और u कैसे होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देकर के तुमको ये बात माइंड में सेट करा सकते हैं। देखो जब ऑब्जेक्ट अनंत पे होता है तो इमेज कहां बनती है, फोकस पर। इमेज कहां बनती है, फोकस पर। और जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होता है तो इमेज कहां बनती है, तो है उल्टा पुल्टा u और v का हिसाब किताब। तो अब u कम हो गया है तो v कहेगा हम अपने आप को ज्यादा कर लेंगे। तो इस चक्कर में अब इमेज यहां नहीं होगी, अपने आप को ज्यादा करना चाहेगा v, तो इमेज मान लेते हैं यहां पहुंच गई, पहले यहां थी अब यहां पहुंच गई, कितना शिफ्ट हो गया, डेल्टा v। तो नया वाला डिस्टेंस ऑफ इमेज कितना हो गया, v प्लस डेल्टा v। ठीक है, ठीक है, तो नहीं बात, इसमें कोई डाउट हो, इन्वॉल्व सब लोग होंगे, मैथमेटिशियन और नॉन मैथमेटिशियन दोनों ही, बट स्पेशली जो मैं अभी बात कर रहा हूं फॉर द बायो कैंडिडेट। ठीक है ये बात, लेकिन फोकल लेंथ तो नहीं बदलेगी, लेंस की वो तो वही रहेगी। अब गॉस का फार्मूला लगाया t बराबर 0 पर, ये लगा। अब डेल्टा t समय पर फार्मूला लगाया, फोकल लेंथ तो बदली नहीं है, बट v क्या हो चुका है, v प्लस डेल्टा v, और u क्या हो चुका है, u माइनस डेल्टा u। इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड क्या है, बराबर, तो राइट हैंड क्या कर दिया जाए, बराबर। तो देखो तो दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड क्या है, बराबर, तो राइट हैंड बराबर, दोनों इक्वेशंस के राइट हैंड बराबर कर देंगे, जो कि मैं भी थोड़ी देर तक आपको ये सारा काम करके दिखाता हूं। मैंने साइन कन्वेंशन नहीं लिया है, क्यों नहीं लिया है, क्योंकि अभी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसमें भी ये सब नहीं पता ना, रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है, जैसा होगा सेट कर लिया जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लो, जो कि केवल सुनना है, करना नहीं है। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आफ्टर सॉल्विंग हमको मिलता है डेल्टा v बराबर माइनस का v बाई यू होल स्क्वायर और साथ में डेल्टा u। सॉल्व करने के बाद ये मिलेगा भाई, जब हम इस पूरे रिजल्ट को सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा आफ्टर सॉल्विंग। ठीक, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया, दोनों तरफ डेल्टा t से डिवाइड कर दिया, दोनों तरफ डेल्टा t से डिवाइड कर दिया। भाई v बाई यू होता है ना छोटा m, तो लिख दिया मैंने यहां पर, तो डेल्टा v बाई डेल्टा t और डेल्टा u बाई डेल्टा t। व्हाट इज डेल्टा v, इमेज का डिस्प्लेसमेंट, नीचे डेल्टा t टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या बन गया, इमेज का वेलोसिटी। इमेज का वेलोसिटी vi और ये है माइनस का m स्क्वायर डेल्टा u बाई डेल्टा t। व्हाट इज डेल्टा u, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी। तो बायो कैंडिडेट ने इमेज की वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में क्या निकाल दिया, रिलेशन निकाल दिया। ठीक, अब चलते हैं मैथमेटिशियन के पास, जिनको मैथमेटिक्स अच्छे से पता है, जरा उनके अकॉर्डिंग चलते हैं। ध्यान देना, मैथमेटिशियन ने हमें बताया था कि सर u के बदलने से केवल कौन बदलेगा, v बदलेगा। तो u के बदलने से v बदलेगा। देखो क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये व्हाट इज दिस, गॉस फार्मूला है कि नहीं है, 1 बाई एफ, एफ माइनस 1, 1 बाई वी, वी माइनस 1, 1 बाई यू, यू माइनस 1। समय के साथ कौन बदल रहा है, v और u, तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो डी डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में f की पावर माइनस 1, डी डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में v की पावर माइनस 1, और डी डी टी u की पावर माइनस 1। टाइम के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंस नहीं चेंज हो वो क्या है, कांस्टेंट है।
तो ये तो कांस्टेंट हुआ ना, 0 हो गया इसका डिफ्रेंसिएशन। और सारे मैथमेटिशियन डिफ्रेंसिएशन जानते हैं, 12th के कैंडिडेट हैं, तो ये डिफ्रेंसिएशन करने के बाद आएगा माइनस का 1 v की पावर माइनस 2 dv बाई dt, और यहाँ पर आएगा प्लस u की पावर माइनस 2 du बाई dt। ये इधर ले जाओ, v की पावर माइनस 2 dv बाई dt, u की पावर माइनस 2 du बाई dt, और ये आएगा dv बाई dt, और इधर आएगा v स्क्वायर बाई u स्क्वायर du बाई dt, और ये आएगा dv बाई dt। क्या हो गया, इमेज का वेलोसिटी, और v बाई यू का होल स्क्वायर m स्क्वायर, और du बाई dt क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी। आया रिजल्ट भाई। डायरेक्शन में दोनों कैसे, जब उल्टा पुल्टा है तो देखो, जब ऑब्जेक्ट और u और v आपका उल्टा पुल्टा है तो डायरेक्शन की तो बात काउंट करनी पड़ेगी ना। तो एक अगर कम होता है तो दूसरा क्या होता है, ज़्यादा। रिजल्ट सेम आया। तो जिनको डिफ्रेंसिएशन आता होगा वो कैलकुलस से निकाल सकते हैं, जिनको डिफ्रेंसिएशन से डर लगता होगा बिना डिफ्रेंसिएशन के। एक बात आप लोग समझ गए होंगे अब तक, जो काम डिफ्रेंसिएशन से किया जाए और जो बिना डिफ्रेंसिएशन के किया जाए, तो बिना डिफ्रेंसिएशन वाला क्या होता है, लेंदी होता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। इसका डेरिवेशन बहुत रेयर है कि वो पूछेगा, बट आप प्रिपेयर हो जाइए। कौन सा क्वेश्चन, बहुत फेमस क्वेश्चन है, कहता है कि एक कार के रियर व्यू साइड व्यू मिरर में आ गया क्वेश्चन वो, कि एक ये साइड व्यू मिरर कैसा होता है, कॉन्वेक्स। तो वहाँ पर मिरर था, अब यहाँ पर लेंस आएगा कि लेंस में, लेंस के सामने कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी अपनी वेलोसिटी है, और आपसे पूछेगा कि भाई इमेज की क्या निकालो, वेलोसिटी निकालो। ठीक है, तो इस पूरे के पूरे आप देख लो, इसको नोट करने की परमिशन हमारी तरफ से नहीं होगी। अभी भी आया है वी मॉड और लगा देते हैं यार, ये देखिए कोई टेंशन ही नहीं है, साइन नहीं ले रहा। तो वी आई क्या है, इमेज की वेलोसिटी, बराबर क्या आया है, एम स्क्वायर, वी ओ क्या है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। और ये तुमने किसके लिए निकाला है, लेंस के लिए। यही रिजल्ट आता है तुम्हारे किसके लिए, मिरर के लिए भी। यही रिजल्ट किसके लिए आता है, मिरर के लिए भी। तो पूरा का पूरा डिस्कशन करने के बाद आपके जो मतलब की चीज है हमेशा के लिए, वो ये, फॉर लेंसेज वी आई बराबर एम स्क्वायर वी ओ। ठीक है, वी आई बराबर एम स्क्वायर वी ओ। अब ध्यान देना, छोटा एम कैसे निकलता है, आई बाई ओ से। छोटा एम कैसे निकलता है, वी बाई यू से। छोटा एम कैसे निकलता है, एफ अपॉन एफ प्लस यू से। और छोटा एम कैसे निकलता है, इतने तरीके से तुम छोटे एम को निकाल सकते हो। अब यहां पर व्हाट इज वी आई, इमेज वेलोसिटी, और वीओ क्या है, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। और जब तुम इसी बात को और अच्छे से कहते हो तो इमेज वेलोसिटी रिलेटिव टू मिरर, समझो, मिरर क्यों बार बार बोल रहा हूं, रिलेटिव टू लेंस। रिलेटिव टू लेंस क्यों, क्योंकि डिस्टेंस तुमने कहां से ली है, लेंस से। तो जब तुमने सारा का सारा मेजरमेंट कहां से किया है, लेंस से, तो सही तरीके से बोलना चाहिए वी आई मतलब इमेज वेलोसिटी रिलेटिव टू लेंस, और वी ओ मतलब ऑब्जेक्ट वेलोसिटी रिलेटिव टू लेंस, और एम मतलब लीनियर मैग्निफिकेशन। तो आप केवल क्वेश्चन को फोकस करो। ये आया कैसे, ये आप केवल यहां देखो, क्लास में देखो, हमारे साथ डिस्कशन में रखो उसको। अब तुम्हारे पास ये फार्मूला मैं बता रहा हूं कि ये फार्मूला, सेम फार्मूला किसमें मिलता है, मिरर में भी मिलता है। अब जब ये फार्मूला आप लगाओगे तो सपोज कर लो कि एक क्वेश्चन आपके सामने आया, सुनिएगा सुनिएगा और जरा लिखिएगा भी। ये क्वेश्चन लिखो, कन्वर्जिंग लेंस फोकल लेंथ
60 सेंटीमीटर, कन्वर्जिंग लेंस फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर, converging lens focal length 60 centimeter, full stop. Object is moving towards converging lens, object is moving towards converging lens with velocity 20 meter per second, object is moving towards converging lens with velocity 20 meter per second, with velocity 20 meter per second. Find velocity of image, find velocity of image when object distance was 80 centimeter. Find velocity of image when object distance was 80 centimeter. ठीक, अब देखो भाई इसी को डील करते हैं। बताओ वस्तु की दूरी कितनी है? बोलो भाई, क्वेश्चन में 80 है और u हमेशा नेगेटिव होता है भैया जी। फोकल लेंथ कितनी है? कन्वर्जिंग लेंस का f कैसा होता है? प्लस। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड ना। और इमेज का वेलोसिटी पूछा गया भैया जी। अब तुमको तो ये पता है कि वी आई बराबर क्या होता है? एम स्क्वायर वी ओ, और वी ओ तुम्हारा 20 है, एम कैसे आएगा? यह मामला फंस गया। तो इसके लिए तुम्हारे पास में एक रास्ते नहीं है, इतने सारे रास्ते हैं। देखो कौन सा रास्ता फिट बैठेगा, ध्यान दो, मुझसे डिस्कस करो। अगर हम यहाँ पे एम आई बाई ओ से निकालें तो बनेगी बात नहीं। आई माने साइज ऑफ इमेज, ओ माने साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, नहीं दिया। अगर हम एम बराबर करें वी बाई यू, बनेगी बात नहीं, वी नहीं दिया। वी माने डिस्टेंस ऑफ इमेज, यू दिया गया, फंस गए फिर हम। अगर हम इस फंडे को लगाएं एम बराबर एफ अपॉन एफ प्लस यू, यहां पर क्या होता है? प्लस लेंस में ना। तो यहां पर देखिए एफ की वैल्यू कितनी है? ये 60, एफ की वैल्यू कितनी है? 60, यू की वैल्यू कितनी है? 80। तो एम बराबर आ गया 60, नीचे कितना आ गया? -20, कितना आ गया? -3 आ गया एम। और यहां पर आपने एम रखा -3 होल स्क्वायर, तो ये हो गया 9 इंटू 20, कितना आ गया? हो गया सॉल्व क्वेश्चन। एक बात आपको बता दें कि आप जब भी क्वेश्चन को देखोगे इस तरीके का, तुम्हारे पास फार्मूला केवल यही है छोटा सा। एम निकालने के लिए कभी तुम इस वाले फंडे को लगाओगे, कभी तुम इस वाले फंडे को लगाओगे, कभी तुम इसको लगाओगे, तो कभी तुम इसको लगाओगे। सिचुएशन के अकॉर्डिंग एम लगा निकाल लेना और आंसर मिल जाएगा। सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चन, और सॉल्व करने के बाद ये नोट भी लिख दीजिए। जिनका कैलकुलस स्ट्रांग है उनके लिए ये रिजल्ट भी लगता है कि जिनकी कैलकुलस स्ट्रांग है उनके लिए रिजल्ट, आप इतने टाइम में अपना नाम लिखते होगे, उससे कम समय में रिजल्ट आ जाएगा।